हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज क्लास 10th और क्लास 12th आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड्स के। सीबीएसई नहीं करेंगे, 12th में सीबीएसई भी करेंगे, लेकिन 10th में आईसीएसई बोर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। और स्पेशल बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, बहुत टैलेंटेड फैकल्टीज हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बहुत शानदार फैकल्टीज हैं, जोन टॉपर्स बनाने वाले। क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स बेटा चल रहा है टॉपिक। हम क्योंकि बहुत लेट वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने पार्ट 1 फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया होगा, आप पार्ट 2 पर आ गए होंगे। तो पार्ट 2 पर आने की वजह से हम पार्ट 2 का सिलेबस ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लैग ना करें। तो पार्ट 1 का क्या होगा, वही होगा जो हम करेंगे साथ में। पहले पार्ट 2 खत्म करेंगे, फिर जब रिवीजन का फेज आएगा तो उस रिवीजन को हम क्विक रिवीजन ना बनाकर उतने ही टाइम में एग्जॉस्टिव रिवीजन बना देंगे। मतलब पार्ट 1 उतनी ही डिटेल में, जितने डिटेल में कोर्स होता है उससे रिवीजन के टाइम में करा देंगे। तो बहुत कम टाइम में इन डिटेल कोर्स आप हमारे साथ कर पाएंगे। रे ऑप्टिक्स में 5 लेक्चर्स बच्चों हो चुके हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस बहुत शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक पर ही हमें डिस्कशन करना है आज। कैसा होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस? देखिए ये पिक्चर, आप समझे कि आपके पास ये कोई मीडियम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और रे डायग्राम उसे छोड़ दीजिए। ये एक मीडियम है ब्लू वाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और ये वो सरफेस है जो सरफेस इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सरफेस आ गई ये इन्हें सेपरेट कर रही है। अच्छी बात है। इधर से देखने पर मालूम चलता है कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, कॉन्वेक्स। अब ये एक सरफेस है, स्फेरिकल टाइप की सरफेस है, अच्छी चीज है, स्फेरिकल सरफेस है। तो लेफ्ट से राइट जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, रे जाएगी, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो लॉजिकली टुवर्ड्स अ नॉर्मल रे मुड़ेगी अगर रेयर से डेंसर जा रही है। हाँ, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहाँ दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पेरेंट इमेज कहाँ होगी, ये डिस्कशन हमें मेन करना होगा। इसका रे डायग्राम कैसे बनता है? इसका रे डायग्राम बेटा ऐसे बनता है जैसे आपको दिखाया जा रहा है। n1 मीडियम को इस पर्टिकुलर डायग्राम में सेलेक्टिवली रेयर लिया गया है और n2 मीडियम को सेलेक्टिवली डेंसर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में रखा है तो लॉजिकली इमेज हमारी डेंसर मीडियम में बनेगी। और सरफेस आप देख पा रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स टाइप की सरफेस है। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें किस किस तरह के केसेस आपके पिक्चर में आएंगे? जो केसेस आपकी फोटो में आएंगे वो ये है कि 2 तरह की सरफेसेस बेटा हम पढ़ेंगे, एक कॉन्वेक्स और दूसरी कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव अगर 2 सरफेसेस हम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 सरफेसेस पढ़ रहे हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी 2 केसेस। पहला रेयरर टू डेंसर और दूसरा डेंसर टू रेयरर। ये आई होप चीजें क्लियर है आपको। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम करेंगे कॉन्वेक्स सरफेस से स्टार्ट और पहला केस करेंगे रेयर टू डेंसर का। तो चलिए कॉन्वेक्स सरफेस से बातें करते हैं। मैं आपके लिए पहले एक प्रिंसिपल एक्सेस बना देता हूं और उसके बाद फिर हम कुछ अलग काम करेंगे। ये एक कॉन्वेक्स सरफेस हमने समझाई। अब टिक टिक सी दिख रही है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, दोबारा बना सकते हैं, थोड़ा सा सिमेट्रिक हो जाए ज्यादा पहले के मुकाबले में। हाँ, तो ये अब ये रहा आपका बेटा पोल, ये रहा बेटा आपका ऑब्जेक्ट और कहीं होगी इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसे n1 बोल दीजिए मीडियम को और इस साइड के मीडियम को n2 बोल दीजिए और कहिए कि n2 n1 से ज्यादा है। इसका अर्थ ये है कि ये मीडियम रेयर है और दूसरा वाला मीडियम जो है वो डेंसर है। ठीक है, तो आप डेंसर मीडियम में हैं, रेयर में ऑब्जेक्ट रखा है, अंदर से इमेज देख रहे हैं। तो क्या किया जाए? रे निकालें। कहां से? ऑब्जेक्ट से, सरफेस पर गिराएं। उसके बाद क्या करें?
उसके बाद कुछ खास नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बनाए। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रे नॉर्मल होती है, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। अब जो हमारी रे है उसे जाना तो सीधा चाहिए था, परंतु वो रे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब रे हमारी डेंसर टू रेयर जा रही है, इस कारणवश ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रे टुवर्ड्स द नॉर्मल ही मुड़ी है। मैं जानबूझकर रियल इमेज का केस आपको करवा रहा हूँ, इस वजह से मैंने इस रे को इतना तो एटलीस्ट मोड़ दिया है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर कट करे। जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उस जगह पर हम कहेंगे कि इमेज फॉर्म हो गई। अच्छा, बढ़िया बात है। आप बेटा एक और काम करें। क्या है वो? कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंस कराया वहां से आप एक बढ़िया सुंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। दिस इज आर परपेंडिकुलर। ये अब आप इस इंसिडेंस वाले पॉइंट को नाम दें m, नीचे वाले को नाम दें n। ठीक है, ये सीन पूरा क्लियर है। तो रिफ्रैक्शन के आपको रे डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस रे डायग्राम में क्या करें? इस रे डायग्राम में कुछ छोटी छोटी सी इनपुट्स हैं, वो देखिएगा। ऑब्जेक्ट पोल से जहां रखा है वो u कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो r डिस्टेंस पे बोला जाता है, और इमेज को अगर आप देखें तो v डिस्टेंस पे। ये बेसिक आइडिया है। अब हम इस पे कुछ ट्रायंगल्स की थ्योरी लगाएंगे। आप इस एंगल को अल्फा बोल दें, इस एंगल को बेटा बीटा बोल दें, इस एंगल को बेटा गामा बोल दें। ये तीन अलग अलग एंगल्स हैं। मैं जानबूझकर बेटे इस एंगल को r बोल रहा हूं। r क्यों बोल रहे हैं सर आप? नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r बोला जाता है। तो ये बेसिक सा आइडिया। अब इसमें क्या करें? इसमें बेटे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। ठीक है ना? क्या लगाओ? यूज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या हो समझना। एक तो ये पिंक वाली लाइन नॉर्मल की सीधी जा रही है, C से लेके M, M से O, O से C, टैन टैन टैन। देखो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल CMO। अच्छा, CMO में क्या होगा? देखो ये दोनों जो है ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और इस पिंक लाइन और इस येलो लाइन में जो I है वो एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। क्या बात? I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अब क्या किया है? ट्रायंगल देखिए बेटा, ये देखना, ये ट्रायंगल देखो। अगर तुम ट्रायंगल को देख रहे हो तो लिखोगे फिर से CMO की जगह CMI। जब CMI लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इस वजह से आप लिखेंगे दिस बीटा इक्वल टू R प्लस गामा। तो जो R की वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी बीटा माइनस गामा। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई तब देगी जब उससे निकलने वाली रिफ्रैक्टेड रेज बहुत पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं है तो रेज पैरेक्सियल नहीं है, और रे पैरेक्सियल नहीं है तो वो हमारी आंखों के छोटे से उस छेद आइरिस में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो फॉर सेक ऑफ डायग्राम ओनली हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, पर अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखें तो जो इंसिडेंस का पॉइंट है वो बोल के बहुत पास होता है, बिल्कुल यहाँ नजदीक, यहाँ पर। तो इंसिडेंस का एंगल बहुत छोटा, रिफ्रैक्शन का एंगल बहुत छोटा, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे। अच्छा, यानी जो छोटे छोटे एंगल्स हैं उन्हें बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। जी हाँ, हम बड़ा करके इसलिए दिखाते हैं ताकि हमें साफ समझ आए डायग्राम कैसे बन रहा है, उसमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा लगा सकें। लेकिन अगर हमें सच में वो ऑब्जेक्ट देखना है, सच में उसकी इमेज देखनी है, इस रिफ्रैक्टेड रेज को हमारी आंखों में एंटर करना है, तो रेज शुड नॉट बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं होनी चाहिए, उन्हें बहुत क्लोज होना चाहिए एक दूसरे के। अच्छा, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं
कि since rays are paraxial, रेस कैसी है बेटा? पैरेक्सियल। रेस के पैरेक्सियल होने का एकदम सीधा साधा लॉजिक है कि अगर रेस पैरेक्सियल होंगी तभी तो वो हमें दिखाई देंगी, और रेस पैरेक्सियल होते ही हम ऐसा कह देते थे कि आई आर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। आई आर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अगर हम उसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं तो ले लेते हैं। चलिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर और उसी की वैल्यू sin थीटा के बराबर आप जैसा चाहें वैसा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के ऊपर है। अर्थात जो आपको बेहतर लगे, जो आपके कैलकुलेशन पर्पस के लिए आसान हो जाए, आप उसे ही फॉलो कर डालिए। ठीक है भाई, तो एक बात तय होता है कि जो i है वो बन जाएगा sin i और जो r है वो बन जाएगा sin r। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन i लिखी हुई है उसे हम लिख सकते हैं sin i, जिसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और दूसरा जो r लिखा है उसे हम लिख सकते हैं sin r, जिसकी वैल्यू बीटा माइनस गामा के बराबर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, sin i अपॉन sin r इधर इधर डिवाइड लगा दें तो यू विल गेट sin i बाय sin r, और sin i अपॉन sin r का तो अर्थ ये होता है कि हम n2 अपॉन n1 लिख रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। n2 वो जहां रे जा रही है, n1 वो जहां से रे आ रही है। मुझे रेयर डेंसर कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, रेयर डेंसर तो इस बात का था कि रे डायग्राम कैसे बना। अब रे डायग्राम बन गया, n2 वो जहां रे जा रही है, n1 वो जहां से रे आ रही है, तो यूज n2 होल डिवाइडेड बाय n1, दैट इज इक्वल टू दिस अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा n2 बीटा माइनस n2 गामा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 बीटा। यार बीटा बीटा तो भाई भाई है, एक तरफ होना चाहिए, इधर ले जाओ, और गामा बेकार है, इधर ले जाओ। यू विल गेट n2 बीटा माइनस n1 बीटा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n2 गामा। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें से n2 माइनस n1 को देखिए, बीटा बाहर ले लीजिए। आपने लिखा n1 अल्फा प्लस n2 गामा। आप फिर से इस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में सोचिए। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो आपने लगाया, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सिर्फ i और r में थोड़ी लग सकता है, ये तो अल्फा में भी लगेगा, बीटा में भी लगेगा और गामा में भी लगेगा, क्योंकि अगर एंगल्स छोटे हैं तो सारे ही छोटे हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे थीटा को tan थीटा लिखो, चाहे sin थीटा लिखो, यानी बीटा को चाहे sin बीटा लिखो, चाहे tan बीटा लिखो, अल्फा को चाहे sin बीटा अल्फा लिखो, चाहे tan अल्फा लिखो, गामा को चाहे गामा लिखो, चाहे sin गामा लिखो, चाहे tan गामा लिखो, वो इक्वेशन लिखिए तो बराबर। तो हम बीटा को tan बीटा लिखते हैं बेटा। अभी तक तो आप sin लिख रहे थे, मैंने कहा सहूलियतें डिसाइड करती हैं कि हमारे लिए कौन सा अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट तक हमें पहुंचाएगा कन्वीनियंटली। tan गामा, नाउ यूज tan बीटा, tan अल्फा, tan गामा। तो आप ट्रायंगल्स को बेटा देखेंगे तब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यूज आ पाएंगी। देखिए tan बीटा को देखें, बीटा के लिए तो ट्रायंगल आ रहा है ये, तो बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को आप देख पा रहे हैं तो वो तो mn है भाई। अब mn अपॉन nc आपको दिखाई दे रहा है बेस, तो आप उसे nc लिख दीजिए। अच्छा n1 के साथ देखो, tan अल्फा देखो, अल्फा देखो, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ तो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है mn और बेस दिख रहा है no, तो आपको क्या लिखना चाहिए इसमें बेटा, mn अपॉन no। n2 गामा, गामा देखो ये गामा है, ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल गामा है तो गामा के सामने कौन है, mn और ni, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, mn और ni, mn कैंसिल। अब क्या हुआ बेटा, यहां से n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन nc इक्वल टू n1 अपॉन
NO प्लस N2 अपॉन Ni। अब आप जानते हैं कि अगर ये M पॉइंट इस P के बहुत पास है तो यहाँ से डाले जाने वाला परपेंडिकुलर N इतना दूर थोड़ी होगा, तो बगल में होगा P के, तो चाहे P से नापो चाहे N से नापो वैल्यू तो बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता होगा N2 माइनस N1 1 बाय PC इक्वल टू N1 बाय PO प्लस N2 बाय PI। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चा, N2 माइनस N1 अपॉन PC की वैल्यू तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर लेकर चल रहे हैं, N2 अपॉन PI की वैल्यू तो बेटा हम V के बराबर लेकर चल रहे हैं, N1 अपॉन PO की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो हम U के बराबर लेकर चल रहे हैं। क्या बात है, आंसर निकाल दिया आपने। अभी कुछ बाकी है, विशेष बातें। विशेष बातों में एक बात ये है कि जो हमारा पोल होता है इस पूरी इक्वेशन के लिए हम उसे ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ओरिजिन से राइट में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक, तो आप देखें R राइट साइड में मिल रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, V राइट साइड में मिल रहा है हमारे लिए पॉजिटिव है, पर U लेफ्ट में मिल रहा है इसलिए U नेगेटिव है। तो इन्हें बेटा हम साइन के साथ रखते हैं। तो जब इन्हें हम साइन के साथ रखेंगे देन वी विल गेट N2 minus N1 whole divided by R equal to N2 by V minus N1 by U। ये है भाई साहब, ये कोई चीज बन गया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट डेराइव कर लिया। अब बोर्ड में इतना लिखना पड़ता है, ये रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का, ये सारी चीजें, अब ये है कुछ भी खास नहीं बट ये मन में भी हो सकती हैं, पर क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन की कीमत है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब ये पूरा लिखना पड़ेगा। आई होप इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब यही चीज हम रेयर से डेंसर पढ़ रहे हैं और कॉन्वेक्स का पढ़ा हमने। अब चर्चा अगर कॉन्केव की चला दी जाए तो अलग कहानी हो जाएगी। कॉन्केव की कैसे स्टोरी चलेगी, तो देखो भैया कॉन्केव की स्टोरी कैसे चलती है। थोड़ा सा ठीक ठीक बन जाए, काम चला हो गया है, ठीक है। ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा ऑब्जेक्ट, और साहब ये रहा रेयरर मीडियम जिसको हम N1 नाम दे रहे हैं क्योंकि वहीं पे ऑब्जेक्ट रख रहा है। रेयरर की वजह से N1 नहीं है ना, जानते हो तुम। मैं तो सिर्फ रेयरर टू डेंसर कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, इस वजह से वो सेट हो जा रहा है। अब क्या होगा, कुछ खास नहीं होगा। आप एक रे निकालेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से रे निकालने के बाद आप एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने रे पास करी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे है वो नॉर्मल कहलाती है, इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे, इस एंगल को हम आई बोल देंगे। अब क्योंकि रे रेयरर से डेंसर जा रही है तो इस रे को, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जाना तो भाई साहब मतलब सॉरी मजबूरी है तो जाना तो ऐसा ही पड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी तो थोड़ा सा मैं इस नॉर्मल के साथ थोड़ा खिंचपिछाड़ करना चाहता हूँ। नॉर्मल को थोड़ा सा और स्लांट बनाना चाहता हूं ताकि वो अलग से नजर आए, इस प्रकार से। ये रहा अपना नॉर्मल, ठीक। अब इस रे को अगर तुम देखो तो ये रे आगे ही जाना चाहती थी, ठीक। ये नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो इंसिडेंस का एंगल कहलाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं, रे को बेटा मोड़ रहे हैं। कहाँ मोड़ेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो भाई साहब मोड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये मुड़ी अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाए उसे बैक प्रोड्यूस कर लिया जाए।
और बैक प्रोड्यूस करने के बाद हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, और जहाँ रे को प्रिंसिपल एक्सिस ने कट किया वहाँ पर क्या बन गई बेटा, आपकी इमेज। अब क्या करते हैं, अब आपको याद होगा कि हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंस वाले पॉइंट से। इंसिडेंस वाले पॉइंट को आप m नाम देते हैं, बॉटम वाले पॉइंट को आप n नाम देते हैं। ये नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को आप r बोलते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इससे बैक प्रोड्यूस करके ये डॉटेड लाइन बन रही है, और पिंक वाली तो आपको दिख ही रही है। तो अगर ऊपर r है तो ये नीचे r है, नीचे वाला r कैसे r हुआ सर, वर्टिकली ऑपोजिट हुआ, ये दोनों और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। अच्छा क्या करें आप, इस रे को अल्फा एंगल पे बोलते हैं, इसे बीटा एंगल पे बोलते हैं, और इसे गामा एंगल पर बोलते हैं। ठीक, मैं दोबारा से पूरी पंचायत नहीं लिखने जा रहा हूँ, छोटा छोटा लिखूंगा इस बार, आपको अच्छा लगेगा देखकर कि अगर आप एक्सटीरियर एंगल के बारे में विचार करें तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इस ट्रायंगल देखना, ये M और ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर MCI, ठीक है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है, बीटा और R इंटीरियर एंगल है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं बेटा, गामा इक्वल टू बीटा प्लस R। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा एक्सटीरियर एंगल चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कहीं से तो मिलेगा, चलो मिल पाते हैं। एक्सटीरियर एंगल को देखो, अब अगर तुम इस ट्रायंगल को देखना, COM दिख रहा है, ये पिंक वाला, ये और ये ऐसे दिख रहा है, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और ये पूरा I इंटीरियर एंगल है। जवाब है हाँ, तो इसका मतलब यही गामा हमारा जो है वो अल्फा प्लस I के बराबर है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या किया जाए, तो कुछ और ना करें, ऊपर वाले इक्वेशन से R निकालें और R की वैल्यू आएगी बेटा गामा माइनस बीटा, और दूसरी वाली इक्वेशन से बेटा I निकालें और I की वैल्यू आएगी गामा माइनस अल्फा। फिर से यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज किया, यूज इसलिए किया सिंस रेज आर पैरेक्सियल। रेज जो है बेटा वो पैरेक्सियल है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया। तो बेटा I की जगह बन गया हमारे लिए साइन I, जिसकी वैल्यू गामा माइनस अल्फा है, और R की जगह बन गया बेटा साइन R, जिसकी वैल्यू गामा माइनस बीटा है। और फिर आप इसे डिवाइड लगा दीजिए, तो साइन I अपॉन साइन R, ये तो स्नेल्स लॉ है, तो N2 अपॉन N1। कौन रेयरर कौन डेंसर मुझे नहीं फर्क पड़ता, रेयरर और डेंसर की वजह से हमने रे डायग्राम बनाया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल का है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। तो नॉर्मल ऐसे था, वो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। अच्छा साइन I बाई साइन R की वैल्यू कितनी बनेगी हमेशा, N2 अपॉन N1। तो ये है बेटा गामा माइनस अल्फा, ये है बेटा गामा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा N2 गामा माइनस N2 बीटा इक्वल टू N1 गामा माइनस N1 अल्फा। गामा गामा भाई भाई इधर भेज दो, तो ये बन गया बेटा N2 माइनस N1 और गामा कॉमन, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो हम लिखेंगे बेटा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। फिर से यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो तो अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, गामा की जगह tan गामा लगा सकते हो। तो क्या करोगे, N2 माइनस N1 और गामा की जगह क्या लिखोगे बेटा tan गामा। बीटा को देखो N2 इंटू बीटा, बीटा की जगह tan बीटा, माइनस है N1 tan अल्फा तो tan अल्फा। अब tan बीटा tan गामा tan अल्फा की वैल्यू डालो, तो क्या लिखोगे बेटा ध्यान से देखना, N2 माइनस N1 tan गामा क्या है, ये है ट्रायंगल गामा का, तो सामने परपेंडिकुलर आ रहा है बेटा दोबारा से वही Mn और नीचे आ रहा है बेटा आपका Nc। N2 यही रहा, tan बीटा देखो, बीटा का ट्रायंगल ये है, परपेंडिकुलर इस बार भी बेटा आपका Mn आ रहा है, और बेस जो है वो आ रहा है Ni। N1 ब्रैकेट लगा लो, tan अल्फा देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है, परपेंडिकुलर इस बार भी बेटा आपके लिए Mn है, और जो बेस है वो No है। आप इस बात को जानते हैं कि Mn 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 कॉमन लेके काट दिए जाएंगे,
और N2 माइनस N1 अपॉन NC की जगह उसे PC लिख दिया जाएगा, NI की जगह उसे PI लिख दिया जाएगा, N1 की जगह उसे NO की जगह PO लिख दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रेस पैरेक्सियल है और रेस पैरेक्सियल होने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है। तो जो M पॉइंट डायग्राम में दूर दिखाया गया है वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस के इतना पास है, और जब सब इतना पास है तो ये परपेंडिकुलर तो P पॉइंट पे ही लाई कर दिया, कहाँ दूर हुआ? तो चाहे P से नापो चाहे N से नापो। तो डायग्राम दिखाने के लिए बड़ा है, आपको रियलिटी में डायग्राम बहुत छोटा है। अगर ऐसा है तो आप देखिए P से लेके C तक की वैल्यू ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, P से लेके I तक की वैल्यू सर ये तो इमेज की दूरी है, और P से लेके O तक की दूरी अरे ये तो ऑब्जेक्ट की दूरी। तो बस हमें क्या करना है, N2 माइनस N1 अपॉन PC है जिसे R कह रहे हैं, N2 अपॉन PI है जिसे V कह रहे हैं, N1 अपॉन PO है जिसे U कह रहे हैं। और ध्यान दो कि V नेगेटिव है लेफ्ट में मिल रहा है, R नेगेटिव है लेफ्ट में मिल रहा है, U नेगेटिव है लेफ्ट में मिल रहा है। हम जानते हैं कि हम इस पोल को ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए जो साइन कन्वेंशंस हैं वो R के लिए भी नेगेटिव है इस केस में, V के लिए नेगेटिव है और U के लिए नेगेटिव है, और सारे ही अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव 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 बिकम्स पॉजिटिव, हेंस N2 minus N1 whole divided by R equal to again N2 by V minus N1 by U। और ये सर्वत्र सत्य फॉर्मूला है, जिस कन्वेंशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस कन्वेंशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज द वंडरफुल फॉर्मूला जो आप अभी अगर याद करते हैं तो मानकर चलिए कि लगभग हर केस में जिंदाबाद तरीके से काम करता है। एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल अप्रोच टू प्रूव दिस फॉर्मूला, क्योंकि दूसरे तरीके जो है सिमिलैरिटी वगैरह ट्रायंगल्स के वो थोड़े से लेंथी होते हैं और सिमेट्रिक नहीं है, हर केस में कहानी उसकी बदलती है। इस केस में ये जो मैंने आपको साइन आई साइन आर वाला केस बताया, आप मिरर के फॉर्मूला को प्रूव करें इस मेथड से, आप इसको प्रूव करें, आप लेंस फॉर्मूला प्रूव करें, बिलीव मी ये केस ऐसा है जो हर एक स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के प्रूफ को डील कर सकता है। तो बड़ा आसान है और ये प्रूविंग खेल खत्म, पैसा आ जाए। बहुत बढ़िया, कुछ खेल है, एक आध सवाल देख लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह कहता है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, इस कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, ये पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर का रखा है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जहां रिफ्रैक्शन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो बताइए कि इमेज कहाँ बनेगी, यानी V निकालना है। तो डेटा कलेक्ट करो इसमें बेटा, डेटा कलेक्ट किए बिना तो सवाल नहीं बनता। ऑब्जेक्ट की दूरी अगर देखोगे तो वो 40 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो वो 60 सेंटीमीटर है। अगर N1 और N2 की बात करोगे तो N1 का अर्थ है जहां से रे आ रही है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वो 1 है, और N2 की वैल्यू फिर 3/2 है। और यही तो V तुम्हें निकालना है, लेकिन अभी प्लस और माइनस का झंझट बाकी। जैसे तुम पोल कहते हो उसे तुम ओरिजिन कहते हो, और ओरिजिन के राइट साइड में तो तुम्हें पॉजिटिव मिलता है और लेफ्ट में तुम्हें नेगेटिव मिलता है। दुनिया अगर इस बात को देख पा रही है तो आप मानिए कि दुनिया सत्य है। बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है सर वो नेगेटिव है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कॉन्वेक्स का सेंटर राइट में मिलेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में मिलेगी, इसलिए R पॉजिटिव। देन यूज द फॉर्मूला अगेन, N2 minus N1 whole divided by R equal to N2 by V minus N1 by U। ये फॉर्मूला है। N2 की जगह हम क्या लिख रहे हैं बेटा 3/2, N1 की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा 1 and there is 1 by R also। N2 की जगह क्या लिख रहे हैं 3/2, V तो हमें निकालना है, N1 की जगह क्या लिख रहे हैं 1 और U की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा 40, परंतु माइनस का 40, दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 3/2 माइनस 1 ये तो 1/2 बचा, तो 1/2 R equal to 3/2 into 1/V plus 1/40। सर R की वैल्यू तो आपने पुट नहीं करी, कर लो यार, 60 डालोगे 120 हो जाएगा, तो बेसिकली वो बन गया 120 equal to 3/2 into 1/V plus 1/40। ये हुआ। अब 3/2V को बच्चा अलग कर लो, इक्वल टू 120 माइनस 1/40, ऐसी कुछ कहानी है।
तो नीचे तो 120 दिखाई दे रहा है आपको, एलसीएम देखें तो 120 नजर आ रहा है, इसको देखो तो 1 है और यहाँ देखें तो 3। तो बेसिकली बन गया -2/120 दैट इज -1/60 और ये वैल्यू 3/2 × 1/b के क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो बेटा। 1/b की वैल्यू बनी 1/60 माइनस में इंटू 2/3, इसको काटोगे तो बेसिकली 30 आएगा, माइनस का 1/90, तो v की वैल्यू आ गई बेटा -90 सेंटीमीटर। माइनस का अर्थ हुआ कि हमारी जो इमेज है वो पीछे ही बन रही है। क्या बात है, ये इस तरह से सॉल्यूशन आ जाता है, वर्चुअल इमेज पीछे बन रही है। क्या बात है, और खेलो और देखो सवाल दो। एक कॉनकेव सरफेस का भी कर लो, है ना। कॉनकेव सरफेस का सवाल करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेटा 20 सेंटीमीटर का ले लो। यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की जो दूरी दे रखी है मान लो कि वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ऐसा मान लो। क्या बात है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें तो कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो अब मैं अगर पोल को ओरिजिन मान लूं तो मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो आपको समझ में आता है कि u की वैल्यू तो 40 दी हुई है, लेकिन तुरंत आप इसे नेगेटिव में रख दोगे। r की वैल्यू बेटा हमारे लिए 20 सेंटीमीटर दी हुई है। सर पिछली बार तो r पॉजिटिव रखा था, पर इस बार नेगेटिव रखेंगे। कॉनकेव सरफेस बेटा सवाल में दी है, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखो लेफ्ट में मिलेगा और जो चीज लेफ्ट में मिलेगी उसे नेगेटिव बोलेंगे। अच्छा, n1 और n2 कौन, जहां से रे आ रही है वो n1, जहां रे जा रही है वो n2। आएगी कहां से, वे ऑब्जेक्ट से रे आएगी, तो ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और कहां जाएगी, आगे जाएगी, तो दूसरा वाला n2। ये हो गया भाई साहब। फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला इज n2 - n1/r इक्वल टू n2/v - n1/u। n2 कितना है 1, n1 कितना है 2, डिवाइडेड बाय r कितना है सर -20। n2 कितना है 1, v पता नहीं, n1 कितना है 2 और u कितना है सर -40। मजा आ गया। दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 1 - 2 इज -1 और नीचे तो -20 है ही जिंदाबाद। 1/v प्लस 1/20 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। तो 1/v की वैल्यू क्या बन रही है बेटा 1/20 माइनस 1/20। सर ये तो जीरो हो गया, पर हाँ अभी तो 1/v की वैल्यू जीरो आई है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/0 और 1/0 क्या है इनफाइनाइट नॉन डिफाइंड, यानी कि हमने गलती से फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया था और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने की वजह से जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। क्या बात है। और क्योंकि आंसर प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट राइट साइड में बन रही है और इन्फिनिटी में इमेज बन जा रही है, रियल इमेज एनलार्ज भी है बहुत सारी। एक सवाल आपको और देता हूँ इसी वैरायटी का, ताकि आपको पल्ले पड़े कि हो क्या रहा है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं इस केस में, कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं। इस कॉन्वेक्स सरफेस में क्या हुआ, n1 की वैल्यू 1 ली गई, n2 की वैल्यू 2 ली गई, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ लेट्स से 60 सेंटीमीटर पर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है लेट्स से 30 सेंटीमीटर ना 20 सेंटीमीटर पर। तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे जरूर सोचना चाहिए। डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो समझो। सबसे पहली बात u को देखो, फिर r को देखो, फिर n1 n2 को देखो। तो हम कहते हैं कि u क्या है वो देखो। u की वैल्यू पोल है, पोल से लेफ्ट में नेगेटिव होता है, तो u की वैल्यू 60 है, लेकिन बेटा उसे -60 रखेंगे। r की वैल्यू राइट में है और वो पॉजिटिव है, तो बेसिकली पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर रखेंगे। जहां से रे आ रही है वो n1 है, जहां रे जा रही है वो n2 है। v निकालना है, अगेन पुराना एक ही फॉर्मूला है तो दूसरा नहीं है, तो उसे तो देखना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बेटा इसे n2 - n1/r
इक्वल टू n2 बाय v माइनस n1 बाय u। आप n2 को देखें कितना है 2, n1 को देखें कितना है 1, r को देखें कितना है बेटा प्लस का 20 इक्वल टू n2 कितना है बेटा 2, v हमें पता नहीं है, n1 1 है और u की वैल्यू बेटा माइनस 60। तो बेसिकली ये हो गया 2 माइनस 1 तो बेटा 1 ही बचेगा, 1 बाय 20 इक्वल टू 2 बाय v प्लस 1 बाय 60। तो बेसिकली 2 बाय v की जो वैल्यू है वो बन गई 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 60। तो आई होप नीचे 60 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, दैट इज 2 बाय 60 यानी कि 1 बाय 30। और तुम्हें पता चला कि 2 अपॉन v की वैल्यू तुम निकाल चुके हो 1 अपॉन 30। तो v की जो वैल्यू तुम निकालोगे वो निकालोगे बेटा 60 सेंटीमीटर। ये केस फॉर्मूला बन गया, जवाब है क्या पॉजिटिव आ रहा है? हाँ सर पॉजिटिव आ रहा है। आंसर के पॉजिटिव आने का मतलब है कि राइट साइड में इमेज बन रही है और रिफ्रैक्ट होकर बाहर इमेज बन रही है, इसका मतलब वो रियल इमेज है। और ऑब्जेक्ट साइड में बन जाएगी तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया इतने ही बेसिक फंडामेंटल सवाल आते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए, ये 3-4 क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड द साइन कन्वेंशंस इन द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है याद रखें, कब लगाना है याद रखें, कैसे लगाना है उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया, साइन कैसे रखने हैं, सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्विंग कैसे दिखानी है, मैंने आपको सारी बातें बताई। जिसपे हमारा लेक्चर जो है इसका एजेंडा कंक्लूड होता है। मैंने आपको 2 केसेस करके बताए, एक कॉन्वेक्स सरफेस का और एक कॉनकेव सरफेस का। तो बताया है रेयरर से डेंसर, दोनों में डेंसर से रेयर आपके लिए होमवर्क है। एक बार जरा उसका रे डायग्राम बनाओ, ध्यान रखना कि डेराइव करने की टेक्निक एक ही है, सारी कहानी जो फंसती है वो है रे डायग्राम में। अगर आपने सही रे डायग्राम बनाया है तो फिर वो डेरिवेशन अपने आप हो जाएगी, कभी नहीं अटकेगी। तो आप रे डायग्राम पे बहुत फोकस करिए, एक बार इसे देखिए फिर अपने मन से बनाइए, अटके तो दोबारा देखिए, सीखिए कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं आपसे, वीडियो में क्या बताया गया, लेक्चर में क्या दिखाया गया, क्या बात पर ध्यान रखना है, और फिर आप फिर से बनाइए उसे। जिस वक्त एक बार आपने इसका सही डायग्राम और सही लेबलिंग कर ली तो डेरिवेशन कुछ नहीं रह जाएगी, वो 2 मिनट का काम है। जब याद करेंगे आपको 3-4 साल याद रहेगा। तो ये कहानी यहाँ पर मैं अब ओवर कर रहा हूँ। लेक्चर हमारा बेटा ओवर हो गया। खेलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन ही करेंगे और रिफ्रैक्शन के नए कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, नए न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो साउथ सिटी पीसीएमबी को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि हम आईएससी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज लाए हैं। रिवीजन के टाइम में एक्सॉस्टिव कवरेज करेंगे आपके साथ यहाँ साउथ सिटी पीसीएमबी में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।